शिक्षार्थी, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी निकेतन। और जैसा आपको पता है, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर और अभी हमने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत किया है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज लेक्चर नंबर 2 है। आई एम होपिंग कि आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया है और अगर नहीं देखा है तो गो बैक एंड वॉच दैट। तो आज के सेक्शन में हमें शुरू करना है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैम, हमें पता है देर आर 3 states of matter, right? You already know it. So this is section 1.3 as per NCERT. Okay? तो हमें पता है कि यार कौन कौन से 3 states of matter होते हैं. Let me show you. Solid, liquid and gas, right? As you can see on the screen. Correct है? Right. तो let me show you NCERT. कि NCERT क्या क्या कहता है. ऑलराइट, हियर वी आर, सेक्शन 1.3 स्टेट्स ऑफ मैटर. इससे पहले का हम सब कुछ कर चुके हैं. ओके, तो बेसिकली हम देखेंगे कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से बनी है, राइट? अब जो स्टेट्स ऑफ मैटर है कि मैटर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, राइट? तो सबसे पहला सॉलिड स्टेट. दिस पेन इज सॉलिड, राइट? दिस पैनल इज सॉलिड. द वाटर वी ड्रिंक, दैट्स लिक्विड, राइट? ऑल द एयर अराउंड अस, दैट्स गैशियस, राइट? जो भी आप अपने घर में सिलेंडर यूज करते हो खाना बनाने के लिए, राइट? LPG, तो दैट इज अगेन गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट? तो ये बेसिक फंडा मुझे लगता है कि हमें पता है. और आज हम इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक बातों का टच लाके कि कैसे ये चीज़ें, इनके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या इनकी खासियत होती है और उसके पीछे कारण क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, वो हमें पढ़ना है. ओके ओके, तो ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा जूम इन हो गया है, आई डोंट नो हाउ. ऑलराइट, सो एज़ यू नो यार कि हम लोग एक्टिविटीज़ सारे कर रहे हैं. तो देखो एक बारी फटाफट से एक्टिविटी 1.9 पे आप लोग नज़र डालो. तो ये बस पता है क्या कह रहा है कि अपने आसपास के ना कुछ सॉलिड मटेरियल्स पे नज़र डालो. ठीक है, सॉलिड मैटर पे. दैट इज़ अ बुक, किताब, अ नीडल, एक सुई, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, राइट? और क्या करो, इसको एक पेपर पे रखो और उसको ना ड्रॉ करने की कोशिश करो. तो ऑफ कोर्स आप कर पाओगे, है ना? तो इट शोज कि जो सॉलिड स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है उसकी डिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं, है ना? उसकी एक फिक्स्ड शेप होती है, उसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, राइट? ये सारी बातें हमें पता है. सो या, do all these have definite shape? Yes ma'am, for sure they have. Yes, they have a definite shape, correct? Definite volume, exactly. If this marker is taking this much of space, no matter where I put it, right, it's going to take the same volume, right? What happens if they are hammered, pulled or dropped? Okay, now you see, even if I drop it, okay, इट माइट गेट ब्रोकन. हो सकता है ये टूट जाए, राइट? बीच में से टूट जाए. दैट इज कॉल्ड बीइंग ब्रिटल, है ना? पर इसकी शेप को चेंज करना बहुत मुश्किल है. ट्रस्ट मी, मैं बहुत जोर लगा रही हूँ बट नथिंग इज हैपनिंग. तो इनकी शेप को चेंज करना बहुत मुश्किल है. हो सकता है टूट जाए, है ना? सो या, आर दीज केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? हमने पिछले लेक्चर में डिफ्यूजन समझा था. तो चलो, these are two solids, right? Are they like getting diffused into each other? No. क्या ये आपस में जो इन दोनों मैटर के पार्टिकल्स हैं, क्या वो डिफ्यूज हो रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं, राइट? तो these are not getting diffused into each other, okay? Try compressing them by applying force. Okay, चलो, let's try to compress it. I cannot compress it, right? Still, वो जैसा उसकी शेप थी वो वैसा ही है. So, are you able to compress by applying some force? No, हम तो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये एक्टिविटी बहुत बेसिक थी जो हमें समझ में आ गई है. आगे बात करते हैं.
तो ये कह रहा है कि बेटा जितने भी ये एग्जाम्पल्स हैं ये कैसे हैं, ये सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। यूल बी लाइक हाँ हाँ पता है हमें भी, है ना। सो या अब चलो इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शेप, दे हैव अ फिक्स्ड शेप। जब भी हम सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं, what about their volume? They have a fixed volume, right? They have well defined boundaries, है ना। जैसे कि अगर ये मार्कर है, इसकी प्रॉपर बाउंड्रीज मुझे पता है, राइट। इसके अलावा कॉम्प्रेसिबिलिटी, क्या इसको फोर्स लगा के कॉम्प्रेस किया जा सकता है सॉलिड्स को? नहीं किया जा सकता, सही है। सो या वेयर आर वी? सो दे हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स। तीनों पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। यस, दैट इज दे हैव नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, मतलब बहुत कम, नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर इनकी कॉम्प्रेसिबिलिटी है। हमने करके भी देख लिया, ठीक है। नाउ तो अगर ये कॉम्प्रेस नहीं किए जा सकते, इट मीन्स कि इनके पास टेंडेंसी है कि ये अपनी शेप को रिटेन करके रखेंगे, यानी कि जिस शेप में ये एक्चुअली हैं उसी शेप में ही रहेंगे, अपनी शेप नहीं बदलेंगे, ठीक है। सो सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, ओके। तो व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, है ना, इवन दो हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, वो तभी भी अपनी जो शेप है वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा। जैसे कि अभी हमने इससे पहले भी बात की, हो सकता है टूट जाएगा, ठीक है। सो सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। तो इस बात को हम बोलते हैं कि वो रिजिड हैं। क्या है? बहुत रिजिड हैं, ओके। अब देखो, जैसे कि अगर आप एक चिप है, चिप या एक कुरकुरे की बात करो, आप उसको फोर्स लगाओगे वो इजीली टूट जाएगा, राइट। तो दैट इज कॉल्ड बीइंग ब्रिटल, कि वो एकदम से ऐसे टूट गया, दैट इज कॉल्ड ब्रिटलनेस, ओके। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो यार, ये नहीं टूट रहा है, सो दिस इज रिजिड। योर कुरकुरे इज ब्रिटल बट दिस इज रिजिड, ओके। तो ये डिफरेंस होता है, समझे। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि अब आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम रबर बैंड है ना, रबर बैंड तो मैम सॉलिड होती है, मैं उसको स्ट्रेच कर रही हूँ, स्ट्रेच करने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। यू विल बी लाइक मैम सॉलिड है, इसने तो अपनी जो शेप है वो चेंज कर दी, है ना। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसकी अभी हम देखेंगे कि कैसे इसके साथ डील करना है, सही भाई। नेक्स्ट देखो, अब आप बोलोगे कि आपने बोला कि सॉलिड अपनी शेप को रिटेन करके रखते हैं, है ना, बट हम तो जिस भी डब्बे में शुगर डालते हैं या सॉल्ट डालते हैं वो तो उसी की शेप ले लेता है, जैसे कि पानी में होता है ना। कि आप जिस भी कंटेनर में कोई लिक्विड चीज़, बी इट ऑयल, बी इट वाटर, है ना, आप जिस भी कंटेनर में उसको डाल रहे हो उसी की शेप वो ले रहा है। तो मैम ये तो शुगर और सॉल्ट के साथ भी होता है, तो क्या हम इसको लिक्विड बोलें? नहीं, इसका कारण देखेंगे। What about a sponge? Sponge is जनरली आप जैसे बर्तन वगैरह धोते हो ना, फोम भी बोलते हैं उसको, है ना। तो अगर आप उसको ऐसे कॉम्प्रेस करते हो तो वो ऐसे बहुत कम वॉल्यूम उसकी हो जाती है, तो अब आप बोलोगे मैम इसकी तो फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है, राइट। सो इट इज सॉलिड येट वी आर एबल टू कॉम्प्रेस इट, व्हाई? ठीक है, जल्दी से ना फटाफट से देखो यार, ये तीनों चीजें बहुत अच्छी बात है और ये आपको एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। लाइक व्हाट, व्हाई रबर बैंड डज नॉट चेंज इट्स शेप इवन ऑन स्ट्रेचिंग, दिस कैन बी अ क्वेश्चन, है ना। तो अब देखो इसका कारण देखो, जब हमने बैंड पे, रबर बैंड पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो उसकी जो शेप है वो बदल गई, फिर हमने उस फोर्स को हटा दिया तो उसने अपनी शेप को रीगेन कर लिया, उसने अपनी शेप को क्या कर लिया? रीगेन कर लिया। सो अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन दैट फोर्स इज रिमूव्ड, राइट, जब आपने उस फोर्स को हटा दिया। यस, और अगर आप उस पर एक्सेसिव फोर्स लगाओगे तो वो ब्रेक हो जाएगी, तो वो टूट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्ट या शुगर वाला एग्जाम्पल। तो अगर आप एक इंडिविजुअल शुगर क्रिस्टल या सॉल्ट क्रिस्टल की शेप देखोगे,
वो एक्चुअली फिक्स्ड होती है बेटा, राइट? या इवन योर बीन्स, बी इट दाल, बी इट राजमा, अगर आप उसका एक सिंगल पीस उठाओगे, चाहे आप उसको मेरे हाथ पे रखो, चाहे किसी जार में रखो, चाहे किसी प्लेट में रखो, इट्स शेप इज गोइंग टू बी द सेम, राइट? तो मतलब वो सॉलिड की प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर रहा है। जब आपने उसको एक साथ एक डब्बे में भर दिया तो ऑफ कोर्स यार उसने उस कंटेनर की जाके तब शेप ली है, एक राजमा ने जाके कंटेनर की शेप नहीं लिया, करेक्ट? सो या, सो द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब एक जो इकलौता शुगर या सॉल्ट का क्रिस्टल है, रिमेन्स फिक्स्ड whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar. Okay? Next point देख लेते हैं. Yeah. A sponge has, okay, next thing was sponge. Okay? तो जो sponge का actually structure होता है ना, it is like कि उसमें ना बहुत छोटे 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 holes होते हैं. अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखोगे ना तो आप notice कर पाओगे, ठीक है? तो अब जैसे ही आप उस स्पॉन्ज को ऐसे प्रेस करने की कोशिश करते हो तो जो एयर है इट गेट्स एक्सपेल्ड, मतलब वो बाहर निकल जाती है. अब जब एयर वो बाहर निकल गई तो इसीलिए उसकी जो वॉल्यूम है वो कम हो गई, ठीक है? सो दीज आर द रीजंस बिहाइंड दोज क्वेश्चंस. So sponge has minute holes. Minute holes means very small holes, okay? This means very small holes. In which air is trapped. कौन trap है वहाँ पे? कौन फंसा हुआ है वहाँ पे? हवा, air. When we press it, जब हमने उसको press किया तो क्या होगा? The air is expelled out. Expelled out मतलब air का बाहर निकलना, okay? And we are able to compress it. Compress it मतलब कि हमने उसको ऐसे दबा दिया. Compress का एक तरीके से क्या मतलब है? किसी चीज़ को दबा देना. ठीक है, समझ में आया? I hope solid state is clear. ठीक है, अभी बात कर लेते हैं हम लोग लिक्विड स्टेट के बारे में. अब लिक्विड स्टेट को समझाने के लिए एक्टिविटी 1.10 आती है एंड इट सेज कि आप क्या क्या उठाओ अपने आसपास में. कुकिंग ऑयल है, मिल्क है, वाटर है, जूस है, यू टेक दिस स्टफ, ओके? और हर किसी को containers of different shapes, put a 50 ml mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory. What will happen if these liquids split on the floor? बताओ भाई क्या होगा? Does its volume remain the same? Does the shape of the liquid remain the same? अच्छा चलो लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं. बड़ा प्यारा सा सिंपल सा एग्जाम्पल वाटर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले बात आती है शेप की, ठीक है? मैंने पानी को एक ग्लास में डाला, एक जार में डाला, एक बॉटल में डाला. पानी ने क्या किया, या जूस ने या मिल्क ने या व्हाटसोएवर ऑयल ने क्या किया, जिस भी कंटेनर में हमने उसको डाला उस लिक्विड ने वो शेप ले ली, ठीक है? तो वी कैन अग्री ऑन द पॉइंट कि जो लिक्विड्स हैं उनके पास फिक्स्ड शेप तो नहीं होती है ना. आप जहाँ पे भी उन्हें डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप वॉल्यूम की बात करो, सपोज आपने इस हर चीज़ का आपने 1 लीटर लिया है, राइट? आपने कितना लिया? 1 लीटर लिया है. तो चाहे अब आप उसको कहीं पे भी रखो, जार में, बॉटल में, ग्लास में, इट इज़ ऑलवेज 1 लीटर. मतलब कि वी कैन अग्री ऑन द पॉइंट कि अगर आप लिक्विड स्टेट की बात करते हो, सो यू कैन से दैट देयर इज नो फिक्स्ड शेप, करेक्ट? यू कैन से दैट देयर इज no fixed shape, but you can surely say that they have fixed volume, okay? तो आप बोल सकते हो that they have fixed volume. ये हम easily बोल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? Compressibility. अगर आप पानी को compress करने की, सपोज आपके पास ना कहीं पे पानी है एक बकेट में, ठीक है? नहाते टाइम ट्राई करना. सपोज आपके पास बकेट में पानी है और उसको ना कॉम्प्रेस करने की कोशिश करना, अपना हाथ लगाना और उसको दबाने की कोशिश करना. क्या ऐसा होगा कि जो पानी का लेवल है वो आपके ऐसे करने से वो नीचे चले जाए? नहीं होगा. सो दे आर लाइक ऑलमोस्ट नॉन कॉम्प्रेसिबल, ठीक है? तो अगर आप कॉम्प्रेसिबिलिटी के बारे में बात करोगे तो दीज आर व्हाट? दीज आर
almost you can say cannot be compressed. You can say that cannot be compressed. Cannot be compressed. Okay. Now नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं. जैसे हम सॉलिड के लिए हमने रिजिडिटी डिफाइन की थी है ना, कि रिजिड है. लिक्विड्स के लिए हम फ्लूइडिटी डिफाइन करते हैं. फ्लूइडिटी का मतलब होता है जो चीज़ बह सकती है. पानी बह सकता है. सो इफ़ यू स्प्लिट देम ऑन द फ्लोर, अगर आपने किसी चीज़ को, किसी लिक्विड को फर्श पे गिरा दिया तो वो बह जाएगा, राइट. इट विल फ्लो, राइट. तो बिकॉज liquids and gases can flow, है ना. मैं हवा की तरह बह रही हूँ, मैं पानी की तरह बह रही हूँ, राइट. सो दैट इज फ्लूइड, राइट. दैट इज फ्लूइड, करेक्ट. गानों में सुना होगा आपने, राइट. सो दैट इज फ्लूइड, करेक्ट है. यस. तो चलो आगे बात बढ़ाते हैं. सो वी ऑब्जर्व दैट liquids have no fixed shape. यही बात हमने की थी, ठीक है. They have no fixed shape but have a fixed volume. Okay. They take up the shape of the container in which they are kept. ठीक है. आपने उसको जिसमें रखा उसने उसकी शेप ले ली, ठीक है. Liquids flow and change shape so that they can be called as fluids. Exactly यही बातें करी हमने. Yes ma'am. Okay. नाउ जो हमने कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में जो हमने एक्टिविटीज़ की थी, तो आपने देखा था कि लिक्विड्स के अंदर सॉलिड्स जो हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, है ना. चाहे आपने वाटर में आप शुगर डिज़ोल्व कर सकते हो, सॉल्ट डिज़ोल्व कर सकते हो. हमने पोटेशियम परमैंगनेट की बात की थी, अगर आप उसके क्रिस्टल्स छोड़ दोगे तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा, राइट. तो सॉलिड्स लिक्विड्स में डिज़ोल्व हो सकते हैं, या फिर इवन अगर आप सोडास की बात करो, पेप्सी, फैंटा, थम्स अप, राइट, ऑल ऑफ इट. सो दीज आर लाइक सोडास. तो क्या है, पानी के अंदर, यानी कि बेसिकली लिक्विड के अंदर गैस मिक्स्ड है. लिक्विड के अंदर गैस जो है वो डिज़ोल्व्ड है, करेक्ट, डिफ्यूज्ड है. सो यू कैन अग्री ऑन द पॉइंट दैट solids and liquids can diffuse into liquids. लिक्विड तो लिक्विड में डिफ्यूज हो ही सकता है ना. बट सॉलिड भी लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है, गैस भी लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है, ठीक है. ये सारा चैप्टर इतना बेसिक है कि आपको ये सारी बातें पता है, ठीक है. आपको बस क्या पता करना है कि ये कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, रिजिडिटी का मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ फ्लूइड हम कह रहे हैं उसका मतलब क्या है. आपको ये तो पता ही है ना कि पानी बहता है, सो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लूइडिटी. तो ये बेसिक बातें बस आपको पता करनी है, अदरवाइज ये पूरा चैप्टर ना आपको ऑलरेडी आता ही है. ओके. सो या द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड ओके. नाउ सोडास से भी पहले, सोडास तो चलो ना भी हो तो ज़िंदगी चल जाएगी, बट जो भी यार हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है. क्योंकि जो पानी है, बी इट अ रिवर, बी इट इन ओशन, है ना, उस पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड है ना, गैस डिज़ोल्व्ड है. तभी जो एक्वेटिक लाइफ है वो चल पा रही है ना. जो जीव जंतु पानी में रहते हैं उनकी ज़िंदगी चल पा रही है. सो द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिज़ोल्व इन वाटर. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, of course, they are very essential. Essential means very important for the survival of aquatic animals and plants. Okay, I think this thing is clear. Okay. All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe what? The dissolved oxygen, right? Underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. ठीक है भाई, ये पॉइंट हमें पता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. dissolved oxygen in the water. Thus we may conclude that solids, liquid and gases can diffuse. इसको अच्छे से मार्क कर लो भाई, अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है.
So you can say that the aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus we may conclude that solids, liquids and gases, all of them can diffuse into gases. Okay, they can diffuse into liquids, my bad. चाहे solid हो, चाहे liquid हो, चाहे gas हो, ये तीनों ही किस में जाके डिफ्यूज यानी कि मिक्स हो सकते हैं, लिक्विड में जाके मिक्स हो सकते हैं आराम से. ओके, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स. ओके, तो अगर डिफ्यूजन की बात करूँ तो देखो, सबसे पहले गैस में जाके गैस मिक्स होगी, अभी हम वो आगे देखेंगे, राइट. बट अभी तक हम लोग सॉलिड और लिक्विड को कंपेयर कर रहे हैं. तो लिक्विड्स का जो डिफ्यूजन रेट है वो सॉलिड से ऑफ कोर्स ज़्यादा ही है. वो यार अभी हमने देखा ही था कि ये दोनों चीज़ें मिक्स नहीं हो रही हैं, राइट, यानी कि डिफ्यूज़ नहीं हो रही हैं. अगर हम वाटर और डिटॉल जैसे हमने कल देखा था, अगर हम उसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे, दोनों चीज़ें लिक्विड हैं तो आराम से हो जाएगा. ठीक है, तो लिक्विड्स का ऑफ कोर्स जो डिफ्यूजन रेट है दैट इज़ हायर दैन सॉलिड्स. ओके, अब इसका कारण क्या होगा कि जो सॉलिड्स है उसमें पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हैं. ठीक है, बहुत टाइटली पैक्ड हैं और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड भी हैं. ओके, बट इन द लिक्विड स्टेट एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो थोड़े फ्रीली मूव आराम से कर सकते हैं. तो बस इसीलिए अगर पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस है तो वहीं तो जाके डिफ्यूजन होगा ना. क्लियर? सो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेसेस बिटवीन देम. ये हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया है, एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट. क्लियर है? तो हम सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट कवर कर चुके हैं. लेट मी सी वन थिंग, या ओके, तो ये दोनों चीज़ें हम कवर कर चुके हैं. कूल. अभी बात कर लेते हैं गैसियस स्टेट के बारे में. ठीक है ना, गैसेस की जो सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी. मतलब कि गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है. ऑफ कोर्स मैं हाथ से नहीं कर सकती हूँ, देयर आर अ फ्यू इक्विपमेंट्स फॉर दैट. ओके, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की, आपने अपने घर का सिलेंडर तो ज़रूर देखा होगा. अगर किसी के यहाँ पे पाइपलाइन भी है तो एटलीस्ट आई थिंक आपने सिलेंडर तो देखा होगा, राइट. तो उस सिलेंडर में क्या है यार, गैस भरी हुई है ना, बहुत सारी गैस भरी हुई है. एक सिलेंडर से हम, मुझे लगता है एटलीस्ट 1 महीना तो अपने घर का खाना बना सकते हैं. करेक्ट. हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा या सुना होगा कि उसको ऑक्सीजन मास्क लगाया गया, मूवीज़ में देखा होगा, है ना. तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, वो ऑक्सीजन एक सिलेंडर में भरी हुई है और उस सिलेंडर के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है ज़्यादा ऑक्सीजन, है ना, ताकि सांस आराम से आ पाए, सो दैट द पर्सन कैन ब्रीद ईजीली. करेक्ट. इसके अलावा जो वो हीलियम वाले बलून्स होते हैं, है ना, जो ऐसे उड़ जाते हैं. करेक्ट. तो आपने देखा होगा कि जो बलून सेलर होता है वो एक ही सिलेंडर से बहुत सारे बलून्स भर देता है ना. तो ये गैसेस की सबसे ज़्यादा बढ़िया बात है कंप्रेसिबिलिटी. अगर आपने बहुत सारी गैस को कंप्रेस कर दिया, आपने बहुत सारी गैस को कंप्रेस कर दिया, तो अब उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गया है ना, कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह बहुत आराम से लेके जा सकते हो, है ना. अभी देखो, तुम इसको ऐसे सपोज करो जैसे कि पहले ये जो गैस के पार्टिकल्स थे वो मस्त ऐसे दूर दूर घूम रहे थे, है ना, वो मस्त ऐसे दूर दूर घूम रहे थे. तुमने क्या किया, इसको ऐसे फोर्स लगा के कोई कंप्रेस कर दिया, तो क्या होगा, अब ये गैस के जो पार्टिकल्स हैं, अब देखो ये इतने पास पास हो गए, है ना. तो अब तुम इन पार्टिकल्स को उठा के लेके जा सकते हो अगर तुमने इसको बंद कर दिया तो, है ना. सो दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी. गैसेस के पास ना तो कोई फिक्स्ड शेप होती है, तुम उसे जहाँ जिस भी शेप के सिलेंडर में डालोगी वो वहाँ बंद हो जाएगी, हो सकती है. ठीक है.
फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होती। खुला अगर छोड़ दोगे, है ना, अगर मैंने कोई गैस सिलेंडर यहाँ पे छोड़ दिया तो वो पूरी गैस इस कमरे में भर जाएगी। मैंने डोर खोल दिया, पूरे घर में फैल जाएगी। सो देयर इज नो फिक्स्ड वॉल्यूम फॉर गैस, नो फिक्स्ड शेप फॉर गैस। ओके, अब गैसेस जो हैं दे कैन ऑल्सो फ्लो, राइट। सो ये भी फ्लूइड की कैटेगरी में आती है, ठीक है। गैसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड्स। फ्लूइड इज समथिंग विच कैन फ्लो। ओके, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी हो गया, फ्लूइडिटी हो गया, शेप एंड वॉल्यूम हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं, यानी कि सी बड़ी सिंपल सी बात है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हमें तीनों चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब जो सॉलिड है वो सॉलिड स्टेट में क्यों है, इस बारे में बात करते हैं। या चलो पहले एक बार ये सेक्शन ख़त्म कर लेते हैं, राइट, सो दैट वी कैन मूव अहेड। ऑल राइट, yes, so we have observed that gases are highly compressible, okay, as compared to solids and liquids. ये बात हमें पता है, ठीक है। The liquefied petroleum gas LPG, जिससे हम खाना बनाते हैं, LPG cylinder that we get in our home for cooking, again cylinder, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, सारी वही बातें पढ़ा रही हूँ बस तुमको, ठीक है। Or the oxygen supplied to hospitals in the cylinders is compressed gas, right? Compressed natural gas CNG, जिससे कि बहुत सारे vehicles चलते हैं ना, buses चलते हैं, cars चलते हैं, right? So due to its high compressibility, large volumes of gases can be easily transported, correct? Yes. So we come to know, all right. अभी बात कर लेते हैं ज़रा डिफ्यूजन के बारे में। हमने कल अगरबत्ती का एग्जाम्पल भी लिया था, और हमने कल ये भी पढ़ा था, है ना, कि जो गरम खाना जब मम्मी बना रही होती है, घर में घुसते ही हमें पता चल जाता है कि यार आज तो ना ये बना है ना। सो या, सो वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। हमें पता नहीं है, बट हमें फ्रेग्रेंस से पता चल जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, या किसी भी चीज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर उनका टेम्परेचर ज़्यादा आप कर दोगे, कल बढ़ा था ना, टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा, जिससे कि क्या होगा, पार्टिकल्स तेज़ तेज़ मूव करने लगेंगे। और अगर पार्टिकल्स बहुत तेज़ मूव कर रहे हैं तो वो आप तक फटाफट से पहुंच गए, ठीक है। सो या, the particles of the aroma of food mix with the particles of air, that is again diffusion। तो यहाँ पे ही आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि diffusion gases में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। पहले gases, फिर liquids, फिर solids, clear है। so yeah, so the particles of the aroma of food mix with the particles of air, spread from the kitchen, reach us and even farther away. Okay, the smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids. तो again gases में diffusion सबसे ज़्यादा, फिर liquids में, फिर solids में, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं और ये भी देख लेते हैं ज़रा क्या लिखा है। In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed, है ना, क्योंकि जो particles हैं वो बहुत दूर दूर हैं, तो अब एक particle के पास बहुत freedom है कि वो कहीं पे भी जा सकता है। Due to this random movement, particles जो हैं वो एक दूसरे को ऐसे hit करने लगते हैं, है ना। अगर आपने उनकी kinetic energy बढ़ा दी तो वो और जोर से एक दूसरे को भी hit करने लगेंगे, correct? The pressure exerted by the gas, due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container in which they are kept, है ना। Suppose यहाँ पे, yes, suppose यहाँ पे इस pot में हमारे पास गैस है, ठीक है, there is like lots of gas। हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब जो गैशियस पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाते ही,
तो अब जो ये पार्टिकल्स हैं ये ऐसे रैंडमली हर कोई ऐसे मूव कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो एक दूसरे से भी टकराएंगे और जो वॉल्स ऑफ कंटेनर है उससे भी जाके टकराएंगे. सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट. ओके, सो in the gaseous state the particles move about randomly at high speed. Due to this, what happens? The particles hit each other and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by particles per unit area, है ना. तो यही जो है वो गैस का प्रेशर बनेगा. करेक्ट. So the pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container. All right, चलो अभी बात कर लेते हैं types of particles की. ठीक है, तो देखो अभी हम solid, liquid, gas तीनों चीज़ें कवर कर चुके हैं. Solid में जो particles हैं वो बिल्कुल देखो organized way में arranged है ना. Liquid में थोड़े से दूर दूर हैं और gas में और ज़्यादा दूर दूर हैं. राइट, सो दिस इज द थिंग. आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं है. तो एनसीईआरटी के मुताबिक हमने सेक्शन 1.3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस कवर कर लिया है. ओके, लेट्स गो बैक हियर. सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, ये तीनों ही चीज़ें हम कवर कर चुके हैं. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं. सो दिस थिंग ये भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, क्लियर है. और आगे बढ़ते हैं. गैसियस स्टेट, कुछ यहाँ लिखा है, वही CNG, LPG जो हमारे घर में खाना बनता है, व्हीकल्स चलते हैं, हॉस्पिटल्स में सिलेंडर्स मिलते हैं, सेम वही चीज़ है. फटाफट से बच्चा पार्टी फटाफट से इसको पढ़ लो. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं. And here we have the in-text questions. Okay, here we have the in-text questions. Okay, the mass per unit volume. अच्छा चलो, ये हमें एक्सप्रेस किया हुआ है डेंसिटी. ओके, डेंसिटी को आप जनरली स्मॉल d से डिनोट कर सकते हो. ठीक है, अभी के लिए. एंड डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, डेंसिटी इज व्हाट? मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, कौन ज़्यादा डेंस है. ओके, अगर आप इनकी चलो, सो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम एज वी वर टॉकिंग. ओके, तो हमको अगर हमारे पास पानी है और हनी है, ठीक है, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब कि कौन ज़्यादा घना है. दिस इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी, है ना, कि किसी चीज़ का क्या मास है और वो कितनी वॉल्यूम, यानी कि एक तरीके से कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, उनका रेशियो इज डेंसिटी. मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी. ओके, तो अगर कोई चीज़ बहुत जिसका मास ज़्यादा है, ठीक है, सपोज कोई आयरन बॉल है, ठीक है, इतनी बड़ी है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप इमेजिन कर सकते हो कि उसका मास बहुत ज़्यादा होगा, है ना, वो बहुत हैवी होगी. हो सकता है 5 kgs की हो छोटी सी बॉल, है ना. वॉल्यूम जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, हो सकता है सिर्फ मेरे हाथ में आराम से मैं रख पाऊँ उसको, है ना. झेल पाऊंगी या नहीं वो अलग बात है, बट रख सकती हो शायद, है ना. तो देखो, मास बहुत ज़्यादा है और उसकी वॉल्यूम बहुत कम है, तो ओवरऑल जो ये वैल्यू निकल के आएगी दैट इज़ डेंसिटी, वो बहुत ज़्यादा निकल के आएगी, है ना. तो आप ऐसे समझ सकते हो कि डेंसिटी की अगर बात करें तो जनरली सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड्स एंड देन गैसेस. करेक्ट है. आई होप आपको डेंसिटी का मतलब समझ में आ गया है. सही है. तो अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी. सो हियर वी हैव एयर, exhaust from chimneys, okay, honey, water, chalk, cotton and iron. Okay, तो इनको हमें किस ऑर्डर में लगाना है? इंक्रीजिंग डेंसिटी, छोटे से बड़े के ऑर्डर में. यानी कि सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? सबसे कम डेंसिटी यार किसकी होती है? इन जनरल. ओके, अगर आप डेंसिटी के ऑर्डर की बात करो तो गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है, देन
वी विल हैव लिक्विड्स एंड देन सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है बेटा? सॉलिड्स की होती है। सही, सबसे ज़्यादा सॉलिड्स की होती है। तो चलो अरेंज करने की कोशिश करते हैं। सबसे कम डेंसिटी फॉर श्योर किसकी होनी चाहिए बेटा? एयर की होनी चाहिए, है ना। एयर की डेंसिटी सबसे कम होनी चाहिए, ओके। उसके बाद आना चाहिए एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, है ना। वो थोड़ा धुआं उसमें बहुत सारे और पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं उस एग्जॉस्ट में, ओके। सो देन वी कैन से एग्जॉस्ट, then we can say exhaust, okay. After that we can say चलो ये तो हो गया गैसेस वाला पार्ट, ठीक है। उधर चलते हैं अब सॉलिड वाले पार्ट में। सो वी हैव आयरन, कॉटन एंड चॉक। तो देखो कॉटन और स्पॉन्ज का ना सेम सीन है कि उसमें ना एयर ट्रैप्ड है, उसमें क्या है? एयर जो है वो ट्रैप्ड है। तो अगर आप कॉटन को ऐसे कर देते हो तो वो बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो एक्चुअली उसकी डेंसिटी भी बहुत कम निकल के आएगी। इनमें से सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होने वाली है? आयरन की होने वाली है। और आयरन के बाद किसकी होने वाली है? चॉक की होने वाली है, राइट। आयरन के बाद किसकी होने वाली है? चॉक की होने वाली है, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू, कॉटन की डेंसिटी कम होगी। बात आती है हनी एंड वाटर। अभी हमने डिस्कस किया कि ज़्यादा डेंसिटी बेटा किसकी होगी? हनी की होगी, है ना। एंड देन वाटर। वाटर के बाद मैं बोल सकती हूँ कॉटन। वाटर के बाद हम बोल सकते हैं कॉटन। सो दिस विल बी द ऑर्डर, ठीक है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द डेंसिटी ऑर्डर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। टैब्यूलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये बहुत जनरल क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या क्या फ़र्क होते हैं वो बताओ। तो यार ये देखो, सबसे पहले तुम उनके शेप के बारे में कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। सो फर्स्ट राइट शेप, ओके। शेप आप बता सकते हो, है ना। सॉलिड्स और सॉलिड्स की फिक्स्ड शेप होती है, लिक्विड्स और गैसेस की फिक्स्ड शेप नहीं होती है, राइट। देन हम वॉल्यूम के बारे में बात कर सकते हैं। सॉलिड्स और लिक्विड्स की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, गैसेस की नहीं होती है। सो शेप एंड वॉल्यूम वी हैव कवर्ड, ओके। शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया। अभी बात करते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी के बारे में। आप किसके बारे में बात कर सकते हो? कॉम्प्रेसिबिलिटी के बारे में। compressibility, solids cannot be compressed, liquids cannot be compressed, gases highly compressible, okay। तो compressibility के बारे में बात हो गई। diffusion के बारे में बात करते हैं। आप diffusion के बारे में बात कर सकते हो। solids do not diffuse, liquids in immediate category, gases show very high rate of diffusion, okay। liquids show mediocre range of diffusion, solid से ज़्यादा, गैस से कम, ठीक है भाई। तो diffusion हो गया। और आप क्या बता सकते हो? फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड मतलब शेप, वॉल्यूम, कॉम्प्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। आप और क्या बात कर सकते हो? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में आप बात कर सकते हो, करेक्ट है, राइट। अब देखो, एंड इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस के बारे में, फोर्सेस एंड अगला पॉइंट जो है दैट इज इंटरमोलिक्यूलर, दैट इज इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। अब चलो ये दोनों पॉइंट्स एक बार को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जो सॉलिड के बेटा पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे अच्छे से अरेंज होते हैं, है ना, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सही। तो यहाँ पे जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो प्रेजेंट हैं लेकिन कम है ना। अगर आप लिक्विड्स के बारे में बात करो तो ये मतलब ऐसे प्रेजेंट होंगे, लाइक दिस इज फॉर लिक्विड्स। और अगर आप गैसेस के बारे में बात करो तो पार्टिकल जैसे बिल्कुल ही मस्त मज़े में इधर उधर घूम रहे हैं, है ना।
तो यहाँ पे जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो कम है सॉलिड्स में, लिक्विड्स में थोड़े से हैं, गैसेस में द पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रीली. Okay, here the particles are tightly packed and organized. Here particles are can move. Okay, in gases particles can move freely. Okay, spaces हमने बात कर लिया. अब बात करते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में कि जो ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच का फोर्स कैसा होगा वो बात करते हैं. ठीक है, अब देखो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत पास हैं, है ना. मैं और तुम रोज मिल रहे हैं, है ना, तो हमारा बॉन्ड कैसा होगा, बहुत स्ट्रांग होगा. बड़ी ऑब्वियस सी बात है. तो अगर ये पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, है ना, मैं किसी के साथ रहती हूँ, मैं क्यों रह रही होंगी, क्योंकि हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा. करेक्ट. तो यहाँ पे इट शोज कि जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रांग होगा. लिक्विड्स में सॉलिड से वीक होगा, गैसेस में और ज़्यादा वीक होगा. ठीक है, जो जितना पास है उसका फोर्स उतना ज़्यादा स्ट्रांग है, जो जितना दूर है उसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स उतना वीक है. ठीक है, रिजिडिटी के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट रिजिडिटी, व्हाई दिस थिंग इज नॉट वर्किंग. ओके, लेट मी सी. ओके, हियर वी हैव. ऑलराइट, कूल. सो दे आर रिजिड, नॉट रिजिड, नॉट रिजिड. जल्दी से, अच्छा देखो हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं. डेंसिटी हमने नहीं किया. डेंसिटी सॉलिड्स की सबसे ज़्यादा, लिक्विड्स की बीच में, गैसेस की बहुत कम, नेग्लिजिबल डेंसिटी. ओके, सो यस, जल्दी से आप ये सारे डिफरेंसेस को देखो, फिर हम पार्ट बी को डिस्कस करेंगे. आई होप इट्स डन. आगे बात कर लेते हैं बी पार्ट के बारे में. कमेंट अपॉन द फॉलोइंग. कमेंट अपॉन द फॉलोइंग मीन्स यू हैव टू टेल व्हाट दे मीन. ओके, कि उनका मतलब क्या है. जैसे कि पहली चीज़ आता है रिजिडिटी. ये देखो सब कुछ हम लेक्चर में कर चुके हैं, समझा चुकी हूँ मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ. नहीं देखा है तो फटाफट से फिर से देख लो. एंड इधर ये सारी प्रॉपर डेफिनेशंस भी हैं. ठीक है, तो अगर रिजिडिटी के बारे में बात की जाए कि मतलब कोई सब्सटेंस अपनी शेप को कितना रिटेन कर पा रहा है ना. अगर कोई चीज़ बहुत रिटेन कर पा रही है तो उसकी रिजिडिटी ज़्यादा है. अगर वो अपनी शेप को रिटेन नहीं कर पा रही है तो उसकी रिजिडिटी कम है. ठीक है, सो द टेंडेंसी, a very good word for this if you have to explain rigidity. So it is the tendency of a substance to retain or maintain their shape when subjected to outside force. जब आप उस पर कुछ बाहर से फोर्स लगाओगे उसके बाद भी वो कितना अपनी शेप को मेंटेन कर पा रहा है. ओके, कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी, अब कोई भी जो मैटर है उसमें इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं. एक्सटर्नल फोर्स जब आप अप्लाई करते हो किसी मैटर पे तो क्या होगा, जो वो स्पेसेस है वो कम होने की कोशिश करेगा. दैट इज कंप्रेसिबिलिटी, राइट. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी. गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. ओके, फ्लूइडिटी, किसी चीज के बहने की टेंडेंसी, है ना. सो द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो, इट्स कॉल्ड फ्लूइडिटी, जैसे लिक्विड्स एंड गैसेस. करेक्ट. फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर. अब देखो जो गैसेस हैं उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो कंप्रेस करके उसको सिलेंडर में भरना, दैट इज फिलिंग ऑफ अ गैस इन द सिलेंडर. शेप, सॉलिड्स हैव मैक्सिमम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स एंड डेफिनेट शेप, राइट. whereas liquids and gases takes, basically you have to tell how shape is for solids, liquids and gases. Okay, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. पार्टिकल्स जोर से मूव करेंगे, मतलब तेज मूव करने लगेंगे, राइट. एंड दे कैन मूव यू, दे कैन रीच यू फास्टर. डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है. जल्दी से सारे पॉइंट्स देख लो फिर आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर वेयर वी आर, गिव रीजन्स. ओके, चलो जी, गिव रीजन्स में जस्ट अ मोमेंट. ओके, दिस इज द फर्स्ट पेज.
Yes, this is the first page. Okay, a gas fills completely the vessel in which it is kept. क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं बहुत, राइट? तो आप नो मैटर उसको किस वेसल में डालने की कोशिश करोगे, पार्टिकल्स उतने ही दूर दूर भागते रहेंगे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर से जाके टकराते रहेंगे, ठीक है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एज वेल, करेक्ट, विच दे कीप ऑन मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस, इसीलिए एंड हेंस दे फिल द वेसल कंप्लीटली इन विच दे आर केप्ट, ठीक है? पहला पॉइंट कि पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर होते हैं, इसलिए वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं. सेकेंड पॉइंट, उन पार्टिकल्स के पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है. नेक्स्ट, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. ये अभी हमने एनसीईआरटी में मार्क भी किया था, है ना, जब अभी हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे. फिर से वही बात, गैस के पार्टिकल्स हैं, दूर दूर घूम रहे हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी है, जिससे कि वो पार्टिकल्स एक दूसरे से भी टकराएंगे और वॉल्स ऑफ द कंटेनर से भी जाके टकराएंगे, जिससे कि वो गैस का प्रेशर बनेगा, राइट? सो अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी. These molecules constantly vibrate, move and hit the walls of the container. Next, a wooden table should be called a solid. Why? क्योंकि वो compress नहीं हो रहा है, particles बहुत clearly आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से arranged हैं, वो flow, वो बह नहीं रहा है, right? उसके पास एक fixed shape है, fixed volume है. तो जो भी characteristics आपको solid के बताए गए हैं पढ़ लो यार फटाफट से, ठीक है? जल्दी से इस पेज को देखो, फिर आगे चलते हैं. पॉज इट एंड रीड इट. नेक्स्ट देखो, डी. ओके, वेयर इज डी? आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम हियर. ओके, लेट्स डिलीट दिस पेज. इट्स नॉट ओके. आई थिंक दिस वन इज ओके. या, we can easily move our hand in air. Of course I can do that. Do the same through a solid block of wood. We need a karate expert. I can't do that. I'm not a karate expert. अब देखो, फिर आ जाती है बात यहाँ पे. अब देखो मुद्दा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इतना स्पेस है कि मैं अपना हाथ मूव कर पा रही हूँ, बट एक वुडन ब्लॉक में स्पेस नहीं है कि मैं उसमें अपना हाथ मूव कर पाऊँ. ओके, सो आई हैव टू अप्लाई लाइक अ ग्रेट फोर्स इन ऑर्डर टू ब्रेक द वुडन ब्लॉक. तो देखो, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ wood वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट. बिकॉज, राइट, व्हाई? द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. Okay, that is that they are very far away from each other and a very small external force can separate them and we can like pass through it, correct? But in case of solids, that is जब हम wooden block के बारे में बात करेंगे, the molecules have maximum force of attraction, है ना? That is the particles are close to each other, they are tightly packed, okay, in an organized manner. They are tightly bound due to this force. Hence, large amount of external force is needed to break that force. Okay? तो यहाँ पे आपको majorly किसके बारे में बात करनी है? Intermolecular spaces and intermolecular force. ठीक है? Clear है? आगे बढ़ते हैं. Liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर. अब देखो, डेंसिटी का क्या फंडा होता है ना, पानी है, ठीक है? अगर कोई चीज़, पानी की कुछ डेंसिटी है, राइट? अगर कोई चीज़ उस पर फ्लोट कर रही है, इट मीन्स कि उस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी, ठीक है? अगर कोई चीज़ वाटर में सिंक कर रही है, इट मीन्स कि उस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, ठीक है? तो ये तो हो गया कि कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी, कौन सी चीज़ सिंक करेगी. अभी बात करते हैं
ये आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है? पहला रीज़न, आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। बात करते हैं क्यों, ठीक है? सो यू नो दैट डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके? अगर आपने, अच्छा चलो एक काम करना, एक ना बॉटल लेना, छोटी भी ले सकते हो और ट्रांसपेरेंट लेना, ठीक है? उसमें ना पानी भर के फ्रीज़र में रख देना। जब आप देखोगे कि वो पानी है बॉटल में तो आप उसको स्क्वीज़ भी कर पाओगे, लेकिन जब उसी बॉटल को आपने फ्रीज़र में रख दिया तो आप देखोगे कि वो बॉटल जो है से फूल गई है, मतलब कि उसकी वॉल्यूम बढ़ गई है। मतलब कि क्या? उसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो गई है। मतलब क्या? उसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो गई है। अगर किसी चीज़ की वॉल्यूम ज़्यादा हो गई है तो वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। सो फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, से जो भी आपने मास लिया, से 1 लीटर, तो 1 लीटर पानी की जो वॉल्यूम है वो कम होगा एज कंपेयर टू 1 लीटर पानी का आइस, ठीक है? एंड जब आइस बनती है सो इट हैज़ लाइक अ केज लाइक स्ट्रक्चर, ओके? The molecules in ice make a cage-like structure with a lot of vacant spaces. इसीलिए उसकी वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसमें कुछ वेकेंट स्पेसेस भी होते हैं. सो दिस मेक्स आइस फ्लोट ऑन वाटर. क्लियर है? आज के सेशन के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग. मिलते हैं हमारे अगले सेशन में.